नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके टिप्स बाय महेंद्र बुगालिया पर। आज के सेशन में अपन जो इंडियन पॉलिटी है उसके टॉप 1000 क्वेश्चन यानी इंडियन पॉलिटी के 1000 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। आप कोई से भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मैं आपसे एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि जिस बच्चे ने ये 1000 क्वेश्चन सीरियसली देख लिए, आप उस एग्जाम के अंदर इंडियन पॉलिटी में अपनी श्रृंखला से बाहर क्वेश्चन नहीं पाओगे। कोई से भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनमें प्रत्येक क्वेश्चन को इस श्रृंखला में शामिल करने का कुछ ना कुछ आधार है। चलिए आज की क्लास को अपन शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है? रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? जो रेगुलेटिंग एक्ट है वो कब पारित किया गया था? तो 1773 में। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट को पारित किया गया था। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? जो मार्ले मिंटो सुधार है वो कब पारित हुआ था? तो 1909 में। तो 1909 में तो हुआ था मार्ले मिंटो सुधार बिल, और रेगुलेटिंग एक्ट है वो 1773 में पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार थे उनके अंदर किस प्रकार के प्रावधान किए गए थे? तो प्रांतों में दोहरे शासन का प्रावधान था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1946 का कैबिनेट मिशन। सबसे पहले तो कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946। उसमें तीन मंत्री उसमें शामिल थे। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? यानी 1946 के कैबिनेट मिशन का सदस्य कौन नहीं था? नीचे तो 4 नाम दे रखे हैं, उनमें से पहला नाम है लॉर्ड पेंथिंग लॉरेंस, जो कि इसमें शामिल था। एवी एलेक्जेंडर, जो भी इसमें शामिल था। सर स्टेफर्ड क्रिप्स, वो भी 1946 के कैबिनेट मिशन में मंत्री के रूप में शामिल थे। लॉर्ड एमरी इसमें शामिल नहीं थे। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। 1946 के कैबिनेट मिशन के अंदर 3 मंत्री कौन कौन थे? लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और सर स्टीफन क्रिप्स। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था? आपको पता है भारत आजाद तो 1947 में हो गया था। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया था। लेकिन जो भारत का संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसके बीच में भारत का जो शासन है वो किसके अंतर्गत चलाया जाता था? तो 1935 के भारत सरकार के अधिनियम 1935 भारत शासन अधिनियम के अनुसार जो भारत का शासन है वो चलाया जाता था। मैं इस जो अपनी ये 1000 क्वेश्चनों की ये पूरा सेट है, इसको मैंने इस प्रकार डिजाइन किया है कि किस टॉपिक के बाद कौन सा टॉपिक पढ़ा जाना है, वही मैंने इसमें शामिल किया है। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था? मतलब कौन सा अधिनियम था जिसके तहत केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया है? तो भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन जो अधिनियम 1935 में आया था उसके अंदर केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन क्या है? 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए? तो 1922 के अंदर किस व्यक्ति के द्वारा ये इच्छा जाहिर की गई कि भारतीय संविधान है वो भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए? तो महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने ऐसा विचार किया था कि जो भारत का संविधान है वो भारत के लोगों के इच्छा अनुसार होना चाहिए 1922 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, 3 स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन को कि 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि जो भारतीय संविधान है उसके निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए? तो मोतीलाल नेहरू। सबसे पहले 1924 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू जी ने ब्रिटिश सरकार से ये मांग की कि भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो एम एन रॉय। एम एन रॉय है उनके द्वारा औपचारिक रूप से प्रतिपादन किया गया था संविधान सभा के विचार का। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? जो संविधान सभा है उसका गठन किसने किया या मूर्त रूप किसने प्रदान किया? तो जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। सबसे पहले संविधान सभा बनी, भारत का संविधान बनने में सबसे मुख्य भूमिका संविधान सभा की थी। उससे पहले क्या स्थिति थी वो अपने कुछ किस्मों में कवर की। उसके बाद संविधान सभा की पृष्ठभूमि अपन ने पढ़ी, अब संविधान सभा के बारे में पढ़ेंगे। तो सारी चीजों को बाय सीक्वेंस मैंने इस श्रृंखला में शामिल किया है। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया? यानी कांग्रेस ने कौन से वर्ष के अंदर किसी भी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो 1936 में। कब? 1936 में। अगला क्वेश्चन क्या है? 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर
संविधान सभा के गठन की मांग की, यानी 1938 के अंदर कौन व्यक्ति था जिसने वयस्क मताधिकार अधिकार का मतलब 18 प्लस मताधिकार, 18 प्लस से जो भी अधिक व्यक्ति है वो अपना मत दे, उसके आधार पर संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए। ऐसी मांग किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने। जवाहरलाल नेहरू जी ने ये मांग की थी 1938 में कि वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का गठन होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्ध उपरांत संविधान का निर्माण करेगी? 1942 के अंदर ये चीज कन्फर्म हो गई थी, एक योजना आई थी, उसमें ये चीज को स्वीकार कर लिया गया कि जो भी ये युद्ध चल रहा है उस युद्ध के बाद जो भारत के लोग हैं वो संविधान का निर्माण कर सकेंगे। तो क्रिप्स योजना के बाद 1942 में ये चीज क्लियर हो गई थी कि युद्ध के बाद जो भारत का संविधान है उसका निर्माण होगा। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? 1895 के अंदर संविधान सभा के गठन की मांग किसने की थी? ये इंपॉर्टेंट है सबसे पहले भी, ठीक है। तो बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में इस चीज को मांग की थी, इस चीज की कि संविधान सभा का गठन होना चाहिए भारत के संविधान निर्माण के लिए। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है? यानी भारत के संविधान का कौन सा भाग है जिसको उसकी आत्मा कहा जाता है? तो भारत की प्रस्तावना, भारत के संविधान की प्रस्तावना है वो भारत के संविधान की आत्मा है। अगला क्वेश्चन, भारत को गणतंत्र क्यों कहा गया है? आपको पता है अपना देश गणतंत्र है, गणतंत्र दिवस भी अपन मनाते हैं। तो भारत को गणतंत्र क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ जो देश का प्रमुख है, जो राज्य का प्रमुख है, वो निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है, ना कि परंपरागत रूप से या पीढ़ी दर पीढ़ी होता है। यहाँ पर निर्वाचन के माध्यम से प्रत्येक कुछ समय बाद जो राज्य का प्रमुख होता है उसका निर्धारण किया जाता है। इसकी वजह से भारत है वो एक गणतंत्र है। अगला क्वेश्चन, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है, आप पढ़ते हो संविधान के अंदर धर्मनिरपेक्षता, उसका अर्थ क्या है? तो राज्य सरकार द्वारा किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं करना। जो राज्य सरकार है वो किसी भी धर्म को प्रमोट नहीं कर सकती, किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं कर सकती। राज्य सरकार के लिए सभी धर्म समान है, यही धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेश 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना में किया गया था? जो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष मूल जो संविधान था उसकी प्रस्तावना के अंदर शामिल नहीं था। 42वां संविधान संशोधन किया गया, उसके द्वारा जो भारत की उद्देशिका या प्रस्तावना है उसके अंदर ये दो शब्द जोड़े गए, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? जो भारत के संविधान की प्रस्तावना है उसके अंदर भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। भारत के जो संविधान है उसके अंदर जो प्रस्तावना है उसके अंदर भारत को किस रूप से घोषित किया गया है? तो भारत एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणराज्य है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको 3 स्टार कर लेना, इसको एज इट इज याद करने की कोशिश करना, कभी कभार इनका क्रम भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? जो भारत के संविधान की प्रस्तावना है उसमें निम्न में से कौन सा शब्द नहीं है? समाजवादी शब्द है, पंथ निरपेक्ष शब्द भी है, प्रभुत्व संपन्न भी है। ये तीनों शब्द मैंने पिछले इस क्वेश्चन के अंदर पढ़ा दिए हैं, ठीक है। लोक कल्याण कहीं भी भारत के संविधान की प्रस्तावना में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन से क्रम सही है? मैंने पिछले क्वेश्चन में ये भी बोला था आपको कि इनका क्रम पूछा जाता है, तो इनके इसी क्रम में आप याद करने की कोशिश करना कि जो भारत का संविधान है उसकी जो प्रस्तावना है उसके सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है, यानी शब्दों का कौन सा क्रम सही है जो भारत के संविधान की प्रस्तावना में एज इट इज लिखा हुआ है। एक पहले चीज तो लिखी हुई है, सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र, ठीक है। तो पहले समाजवादी है, उसके बाद धर्मनिरपेक्ष है, उसके बाद जनवादी, गणतंत्र है, इनसे पहले सार्वभौम, सत्ता संपन्न है। तो ये चारों शब्द आपको याद रखने हैं एज इट इज इसी क्रम के अंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ है। जो भारत का संविधान है उसकी जो प्रस्तावना है उसके अंदर सेक्युलर शब्द का प्रयोग किया गया, उसका मतलब क्या है? सभी नागरिकों को धर्म व उपासना की स्वतंत्रता, यानी प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म की उपासना करने की स्वतंत्रता है, अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? जो भारत के अंदर जो भी संविधान है उसके कुछ भाग हैं वो अन्य देशों के संविधानों से लिए गए हैं। उन भागों के बारे में आपको डिटेल एनालिसिस करना है और सारे देशों से कौन कौन से भाग लिए हैं उनको याद करना है। प्रत्येक एग्जाम में
एक क्वेश्चन उनमें से पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें इस श्रृंखला में पहला क्वेश्चन क्या है कि जो समवर्ती सूची है वो किस संविधान से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारत के संविधान में समवर्ती सूची को एडॉप्ट किया गया है या लिया गया है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा लिखित व सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो भारत का। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान कैसा है? तो भारत का संविधान ना तो कठोर है ना लचीला है। भारत का संविधान अंशतः कठोर है और अंशतः लचीला है, यानी कुछ जगहों पर कठोर है, कुछ जगहों पर लचीला है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? सही कथन पूछा है। ये एक मौलिक संविधान है, तो ये एक मौलिक संविधान नहीं है। ये दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, बिल्कुल दूसरे देशों के संविधानों से ये प्रभावित है। ये दूसरे देशों के संविधान की बिल्कुल नकल है, तो बिल्कुल नकल नहीं है। ना तो भारत का संविधान मौलिक संविधान है, ना ही किसी दूसरे देश के संविधान को कॉपी पेस्ट किया गया है। ये दूसरे देशों के संविधानों से प्रभावित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट ऑप्शन होगा। मौलिक संविधान का मतलब तो हुआ कि पूर्ण रूप से भारत का संविधान भारत के द्वारा निर्मित नहीं है, और संविधान से बिल्कुल नकल का मतलब हुआ ना दूसरे देशों से पूरा कॉपी पेस्ट किया गया है, ये दूसरे देशों के संविधानों से प्रभावित जरूर है। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935, जो भारत शासन अधिनियम 1935 था, उसका भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है। ऑप्शन नंबर 1 राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन, भारत में किस प्रकार के शासन व्यवस्था अपनाई गई है? जो भारत का संविधान है उसके अंदर किस प्रकार की शासन व्यवस्था को अपनाया गया है? तो ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली। आपको पता है भारत में एक संसद है, और ये जो कंसेप्ट है वो ब्रिटिश सरकार से लिया गया है। तो ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली भारत के अंदर शासन व्यवस्था के रूप में अपनाई गई है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? जो भारत की राजनीतिक व्यवस्था है, पॉलिटिकल सिस्टम है, उनमें कौन सबसे सर्वोच्च है? तो संविधान। भारत में सबसे सर्वोच्च कोई चीज है तो वो है संविधान। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? यानी नीचे जो व्यवस्थाएं दी गई है उनमें से कौन सी व्यवस्था है जो इंग्लैंड के संविधान से ली गई है? तो संसदीय प्रणाली। जो संसदीय प्रणाली है वो इंग्लैंड के संविधान से ली गई है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? यानी नीचे जो दे रखा है उनमें से कौन सा भाग है जो आयरिश संविधान से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है? जो नीति निर्देशक सिद्धांत है, डीपीडीएसपी है, नीति निर्देशक जो तत्व है वो आयरिश संविधान से लिए गए हैं। अगले क्वेश्चन, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत क्या है? इसका मतलब इस क्वेश्चन को घुमा के पूछा है। ऐसा क्वेश्चन मैंने इसी श्रृंखला में पहले करवाया था, लेकिन एक बार एग्जाम में सीधा सीधा ऐसा ही पूछा गया था कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत। एकांकी स्रोत का मतलब हुआ भारतीय संविधान के अंदर जो सबसे बड़ा भाग है वो कहाँ से लिया गया है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। किससे? भारत शासन अधिनियम 1935 से भारत के संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत है, या भारत का संविधान का सबसे बड़ा भाग इससे लिया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? जो भारत की संघीय व्यवस्था है वो किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? तो कनाडा। जो कनाडा की संघीय व्यवस्था है और जो भारत की संघीय व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं एक समान स्थिति में खड़ी है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारत के संविधान में समवर्ती सूची का कंसेप्ट लिया गया है। ठीक है, 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। राज्य सूची पर कुछ विशेष नियमों के तहत केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है, लेकिन अधिक जो पावर है वो राज्य सरकार को होती है राज्य सूची पे विषय पर कानून बनाने की, और समवर्ती सूची पे राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर कानून बनाती है। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? तो कनाडा। कनाडा से ये कंसेप्ट लिया गया है कि संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन किस प्रकार होगा, ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। जो भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य हैं उनको कौन से संविधान से लिया गया है? तो रूस के संविधान से। रूस के संविधान से जो मौलिक कर्तव्य हैं उनको भारत के संविधान में लिया गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? जो डीपीडीएसपी है वो अपन कहाँ से लिए हैं? तो आयरलैंड, आयरिश जो संविधान है या आयरलैंड का जो संविधान है वहां से अपन ने नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा ली है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? जो मौलिक अधिकार हैं वो अपन ने कहाँ से लिए हैं? तो अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकारों को लिया गया है। ये इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार लगा लो।
कहाँ से क्या लिया गया है, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, तो अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिए गए हैं। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट की क्वालिटी पसंद आ रही है, आपको लग रहा है कि वीडियो की क्वालिटी, ऑडियो की क्वालिटी अच्छी है, कंटेंट की क्वालिटी अच्छी है, इसके बदले में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। गुरु दक्षिणा के रूप में जो आपको लाल वाला बटन दिख रहा है सब्सक्राइब वाला, उसको प्रेस कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक किया करो, अपने दोस्तों के साथ एक आधा शेयर मार दिया करो, कमेंट बॉक्स में मुझे अच्छा सा कमेंट कर दिया करो, अच्छा सा नहीं कर पाओ तो कम से कम डिमांड कर दिया करो कि आपको आगे किस टॉपिक पे क्लास चाहिए। मैं 24 घंटे में क्लास देने की कोशिश करूंगा। अपने यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना, प्रत्येक सब्जेक्ट की आपको वहां पर प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे मिल जाएंगे। अपन ने नई श्रृंखला शुरू की है कि 1000 अपन पॉलिटी के क्वेश्चन देखेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे के वो सारी एक जगह कहाँ पर मिलेंगे, तो इसकी एक मैं अलग से प्लेलिस्ट बनाऊंगा, पॉलिटी 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नाम से। आप वहां से सारी क्लासों को बाय सीक्वेंस चेकआउट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया है। भारत के संविधान के अंदर जो न्यायिक पुनरावलोकन है उनको किस संविधान से लिया गया है, तो अमेरिका। ये भी एक इंपॉर्टेंट बनता है। पिछले क्वेश्चन के बाद अगर कोई इंपॉर्टेंट बनता है तो यही बनता है कि जो न्यायिक पुनरावलोकन है उसका विचार किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है, तो अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। अगला क्वेश्चन, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है। आपके जो संविधान है, भारत का जो संविधान है उसके में लिखा हुआ है कानून के समान संरक्षण। ये वाक्य कहाँ से लिया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया है, कानून के समान संरक्षण का वाक्य। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और किस देश के संविधान से लिया गया है। जो भारत का संविधान है उसके अंदर जो आपात इमरजेंसी संबंधी जो भी उपबंध है या आपात संबंधी जो भी उपबंध है वो भारत शासन अधिनियम 1935 और जो जर्मनी है उसके संविधान से लिया है। जर्मनी के संविधान और भारत शासन अधिनियम 1935 से भारत के संविधान में आपात संबंधी उपबंधों को एडॉप्ट किया है या ग्रहण किया गया है। अगला क्वेश्चन, संविधान के संरक्षण के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है। जो संविधान का संरक्षण है उसके रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार, आपको पता है जो भारत का संविधान है उसका संरक्षण कौन करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय करता है। सर्वोच्च न्यायालय के जो भी अधिकार हैं वो विश्व के किस संविधान से लिए गए हैं, तो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रभावित है। भारत के संविधान के अंदर एक तो स्वतंत्रता, एक समानता, एक बंधुता की संकल्पना है, वो किस संविधान से प्रेरित है, तो फ्रांस के संविधान से प्रेरित है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो एक चीज ध्यान रखना, ये क्वेश्चन दो प्रकार से पूछा जाता है। हमेशा पॉलिटी में क्वेश्चन करने का एक कंसेप्ट ये भी होता है कि आप क्वेश्चन की लाइन में एक शब्द को पकड़ें, अगर आपको एक शब्द अगर समझ में आ गया तो आप क्वेश्चन को कर पाने की स्थिति में रहोगे। इसके अंदर क्वेश्चन को दो तरीके से पूछा जा सकता है, वर्तमान भारतीय संविधान में वर्तमान भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है, या मूल भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है। दोनों स्थितियों में आंसर अलग होगा। अगर आपसे दोनों शब्द नहीं दे रखे, जनरली अगर आपसे पूछे कि भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो वर्तमान स्थिति को आपको बताना है। इस क्वेश्चन में यही पूछा है भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो वर्तमान के अंदर भारत के संविधान को 25 भागों में विभाजित किया गया है, 25 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 25 भागों में विभाजित किया गया है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। तो संविधान के अनुच्छेद 368 और भाग 20 में, संविधान के भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की जो भी प्रक्रिया होगी उसका उल्लेख संविधान के भाग 20 के अंदर उल्लेखित है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। संविधान का कौन सा भाग है जिसमें पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान है, तो संविधान के भाग 9 में। ये क्वेश्चन वापस इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि कई कई एग्जामों में 73वां और 74वां संविधान संशोधन अलग से टॉपिक के रूप में दे रखा होता है। उस स्थिति में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान है वो संविधान के किस भाग में है, भाग 9 में है। अगला क्वेश्चन क्या है, संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान है। संविधान का कौन सा भाग है जिसमें अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान है, विशेष उपबंध है, तो भाग 21 में। किसमें, भाग 21 में। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान के किस भाग में नगरपालिकाओं से संबंधित प्रावधान है, तो भाग 9A। मैंने आपको पहले ही बोला है पंचायती राज से संबंधित भाग 9 है, इसके अंदर ही ग्राम पंचायत और नगरपालिका का पूरा सिस्टम आपको आता है 73वें 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से। तो भाग 9A या भाग 9K के अंदर भारतीय संविधान में नगरपालिकाओं से संबंधित प्रावधान स्थित है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। यानी संविधान का कौन सा भाग है जिसमें डीपीडीएस के बारे में लिखा हुआ है, नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख मिलता है,
तो संविधान के भाग 4 में। किसमें? संविधान के भाग 4 में। अगला क्वेश्चन, संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है? तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ और उसका राज्य क्षेत्र संविधान के भाग 1 में उल्लेखित है। ये इंपॉर्टेंट है, ये वापस इंपॉर्टेंट बनता है। इंपॉर्टेंट क्यों बनता है? कि जो संविधान का भाग 1 है उसी के बारे में पूछा जा रहा है। उसके अंदर किसका वर्णन मिलता है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है? तो संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों का उल्लेख मिलता है। जो संविधान का भाग 3 है उसमें मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? भाग 4 के अंदर। ठीक है, पहले आपको पता होना चाहिए यहाँ पर मूल अधिकारों की बात की जा रही है। अगर मूल अधिकार हो, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ पॉलिटी के अंदर क्वेश्चन के अंदर आपको एक शब्द को पकड़ना है। अगर वो शब्द आपके पकड़ में आता है तो आप क्वेश्चन कर पाने की स्थिति में रहोगे। मूल अधिकार दे रखा हो तो भाग 3 के अंदर है। मूल कर्तव्य दे रखा हो तो भाग 4 के या भाग 4A के अंदर है। ठीक है, तो मूल कर्तव्य किसमें है? भाग 4A में। मूल अधिकार किसमें है? भाग 3 में। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत के संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है? जो भारत का संविधान है उसका भाग 4 किसके बारे में बताता है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताता है संविधान का भाग 4। अगला क्वेश्चन, संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? यानी संघीय कार्यपालिका है उसकी व्याख्या है वो संविधान के किस भाग में की गई है? भाग 5 में। संविधान के 5 भाग में संघीय कार्यपालिका की व्याख्या की गई है। संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख मिलता है? इंपॉर्टेंट बनता है ये क्वेश्चन वापस, कि नागरिकता का उल्लेख है वो संविधान के किस भाग में मिलता है? तो भाग 2 में। जब अपन आगे अनुच्छेदों के बारे में पढ़ेंगे तो नागरिकता कौन से अनुच्छेद में आती है वो भी मैं आगे बताऊंगा आपको। अभी आप ये याद करो कि संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख मिलता है? तो संविधान के भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख मिलता है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? फिर बता रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए, अगर यहाँ पर वर्तमान और मूल दे रखा है तो आपको वर्तमान वाला बताना है। वर्तमान पूछे तो मूल संविधान में पूछे तो मूल संविधान वाला बताना है। अगर कुछ भी नहीं दे रखा हो यहाँ पर तो वर्तमान में क्या स्थिति है वो बता देना। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 393 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां, 25 भाग। ठीक है, अभी भारत के संविधान को अगर अपन डिवाइड करें ना 3 भागों में, कैसे कैसे भाग कितने हैं? तो 25 तो भाग हैं। कितने भाग है? 25 भाग है भारतीय संविधान के अंदर। ठीक है, 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान की बात कर रहा हूँ, 12 अनुसूचियां। इसके अलावा 395 अनुच्छेद है। ठीक है, अनुच्छेद तो मूल भी इतने ही थे, वर्तमान में ही थे। ठीक है, ध्यान रखना है। 25 भाग, 12 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद भी वर्तमान की स्थिति भारतीय संविधान की यही है। तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के पूछा है, बाकी पूछा यही जा रहा है कि मूल संविधान के अंदर कितनी अनुसूचियां थी? तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में 12 अनुसूचियां। इसका मतलब 4 अनुसूचियों को बाद में जोड़ा गया है। क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि मूल संविधान से वर्तमान संविधान में कितनी अनुसूचियों को जोड़ा गया है? 4 अनुसूचियों को जोड़ा गया है। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? आपको मैंने बता दिया है कि मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। अब इसके बाद अब जोड़ने का काम शुरू होगा। जो भी 4 अनुसूचियां जोड़ी गई है वो किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चारों में आपको पढ़ाऊंगा, याद करने की कोशिश करना। 9वीं अनुसूची है वो पहले संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। तो आपको ये चीज तो सबसे इंपॉर्टेंट बनती है कि भारत के संविधान में जो पहला ही संविधान संशोधन हुआ उसके द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। और उसमें यह जोड़ा गया कि अगर उस समय क्या हुआ था कि भूमि सुधार आंदोलन चल रहे थे, तो जो भी 9वीं अनुसूची के अंदर जो भी कानून को रखा जाएगा उसकी न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है। 9वीं अनुसूची में यही चीज जोड़ी गई थी। अगला क्वेश्चन क्या है? 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? तो 10वीं। पहले संविधान संशोधन द्वारा 9वीं, और जो 52वां संविधान संशोधन हुआ था कब हुआ था? 1985 के अंदर। उसके अंदर 10वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 11वीं। 9वीं पढ़ ली, 10वीं पढ़ ली। पहले संविधान संशोधन द्वारा तो अपने 9वीं पढ़ी, 52वें संविधान संशोधन द्वारा अपन ने 10वीं पढ़ी, और 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया? तो 12वीं को। चारों मैंने पढ़ा दिए। ठीक है, चारों मैंने बाई क्रम से पढ़ा दिए। क्या क्या? 9वीं को तो पहले संविधान संशोधन द्वारा, इसको 52वें संविधान संशोधन द्वारा,
इसको 73वें संविधान संशोधन द्वारा और 12वीं को 74वें संविधान संशोधन द्वारा। चारों क्वेश्चनों को एज इट इज याद करने की कोशिश करना। अगला क्वेश्चन, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? जो संविधान की दूसरी अनुसूची है उसका संबंध किससे है? तो महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन पदों से संबंधित है संविधान की दूसरी अनुसूची। संविधान की दूसरी अनुसूची का संबंध किससे है? तो महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से संबंधित है। भारत संघ में शामिल राज्य और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में मिलता है? तो प्रथम अनुसूची में। जो भारत के संविधान की प्रथम अनुसूची है उसके अंदर राज्य और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख मिलता है, जो कि भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची में शामिल है। दूसरी अनुसूची में अपन ने क्या पढ़ा? महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। तीसरी अनुसूची किससे है? तो शपथ से संबंधित है। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपालों, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, संसद तथा राज्य विधानमंडलों के अधिकारियों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन से संबंधित प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है? तो द्वितीय अनुसूची के अंदर ये सारी चीजें शामिल है, यानी जो भी वेतन संबंधी वेतन भत्ते हैं वो द्वितीय अनुसूची में शामिल है। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? तो शपथ तथा प्रतिज्ञान से। लेकिन एक चीज मैं आपको बता देता हूं, जो भी राज्यपाल और राष्ट्रपति की जो शपथ है वो इसमें शामिल नहीं है। और भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? शपथ तथा प्रतिज्ञान से। कुछ अधिकारियों की शपथ के बारे में इसमें उल्लेख मिलता है। भारतीय संविधान में 22 भाषाएं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? 22, 22 भाषाओं को। तो भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? तो 8वीं अनुसूची में भारतीय संविधान में शामिल 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। किस अधिनियम को संविधान की किसी अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती? तो मैंने आपको पहले ही बताया था, 9वीं अनुसूची। प्रथम संविधान संशोधन जब हुआ था उसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। उसमें यही सिस्टम किया गया था, अगर किसी भी अधिनियम को 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाएगा तो उसकी वैधता को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, न्यायालय उस चीज को नहीं देख सकता। अगला क्वेश्चन, दल बदल के आधार पर निर्वाचन सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो 10वीं अनुसूची में। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में है? 10वीं अनुसूची में। इसको 3 स्टार लगा लो इस क्वेश्चन को। दल बदल से आज के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। दल बदल संबंधी जो अयोग्यता के जो भी नियम कानून है वो 10वीं अनुसूची में शामिल है। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। ठीक है, इसमें एक चीज ध्यान रखना, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित, इसकी जगह मूल शब्द भी आ सकता है कि मूल संविधान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी। अनुच्छेद तो चाहे मूल में पूछे चाहे वर्तमान में पूछे 395 ही है। अलग अलग गाइड में आपको अलग अलग दे रखे हैं कि इतने अनुच्छेद है, लेकिन मैं आपको एक चीज कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ 100%। भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद ही है। अगर किसी को 396 वाला अनुच्छेद याद है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में पूछे तो 12 अनुसूचियां बता देना, वर्तमान में संविधान के भाग पूछे तो 25 बता देना। अगला क्वेश्चन क्या है? वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित यानी मूल संविधान के बारे में पूछा था। इस क्वेश्चन में वर्तमान दे रखा तो वर्तमान के बारे में बताना है। अगर मूल और वर्तमान दोनों नहीं दे रखा हो तो वर्तमान की स्थिति बता देना। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है? तो भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 1 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अंदर यह चीज लिख रखी है, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? नागरिकता से संबंधित प्रावधान किन अनुच्छेदों में है? तो अनुच्छेद 5 से 11। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 5 से 11 है उसमें नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? जो भी नौकरियां और शैक्षणिक संस्थाएं हैं उसमें जो समाज का कमजोर वर्ग है उसको आरक्षण यानी रिजर्वेशन उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान में कौन सा अनुच्छेद ये अधिकार प्रदान करता है? केंद्र सरकार उनको रिजर्वेशन या आरक्षण दे सकता है। तो अनुच्छेद 16 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है?
मैं मानता हूँ इन क्वेश्चनों में सबसे इंपॉर्टेंट अनुच्छेद वालों में यही बनता है, इसको 3 स्टार लगा लो आप। 3 क्या 4, 5, 6 जितने स्टार लगा सकते हो लगा लो कि भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद है जो अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण को निषेध करता है। तो अनुच्छेद 17, ठीक है, 17 यानी खतरा, किसी भी चीज को छोड़ने से खतरा। आप इसी तरह आप कंसेप्ट बना के कैसे भी याद करो, लेकिन इसको याद करो कि अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है, कौन सा अनुच्छेद करता है, तो अनुच्छेद 17 करता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? यानी भारतीय संविधान के अंदर कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? तो अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 के अंदर भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है, लेकिन कुछ लिमिट्स में। आप ऐसा कोई भी भाषण नहीं दे सकते हो जिसमें देश की अखंडता हो, देश खंड खंड हो, ऐसी चीजें आप नहीं बोल सकते हो। तो कुछ लिमिट्स के साथ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत भाषण में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? प्रेस की स्वतंत्रता यानी मीडिया की स्वतंत्रता है, वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 19(1). अनुच्छेद 19(1) के अंदर भारतीय संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? कौन सा मौलिक अधिकार है जो बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 है वो बच्चों के शोषण से संबंधित अनुच्छेद है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है? भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद है जो अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है? तो अनुच्छेद 29। कौन सा? अनुच्छेद 29। अगला क्वेश्चन, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार लगा लीजिए कि कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। मैंने सर्वोच्च न्यायालय पर बड़ा गौर से ध्यान दिया, तो आपको इस चीज को याद रखना है कि जो मौलिक अधिकार है उनका संरक्षण करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास अधिक है। तो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख मिलता है? तो अनुच्छेद 36 से 51। अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन, 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो 51(1) के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन की लाइन, आपसे पूछा जा सकता है मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ठीक है, और मौलिक कर्तव्यों को संविधान के किस भाग में जोड़ा गया? तो अनुच्छेद 51(1) के अंदर जोड़ा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया है। आपको ध्यान रखना है जो आंध्र प्रदेश है उसको भाषाई राज्य के रूप में 1953 के अंदर गठित किया गया था, और भाषा के आधार पर जिन भी राज्यों का गठन किया गया उसमें सबसे पहले इसी राज्य का गठन किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें इंपॉर्टेंट ये बनता है कि भाषा के आधार पर जिन भी राज्यों का गठन किया गया उसमें सबसे पहले किसी राज्य का गठन किया गया था, तो आंध्र प्रदेश का 1953 ईस्वी में किया गया था, 1953 में किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? जो भारत है उसके अंदर किसी भी राज्य को सम्मिलित करना है तो उसका अधिकार संसद के पास है। किसके पास? संसद के पास। जैसे कल को इच्छा हो जाए क्या, कल को ऐसा होगा ही, जैसे पाकिस्तान का कोई राज्य है, ठीक है, पाकिस्तान का जम्मू और कश्मीर है, तो भारत की इच्छा है कि उसको भारत में राज्य के रूप में शामिल करे, तो वो कौन करेगा? संसद करेगा। ठीक है, तो संसद की इच्छा जल्दी पूर्ण होगी। अगला क्वेश्चन, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? कोई भी राज्य है उसका नाम परिवर्तन करना है, जैसे राजस्थान है, राजस्थान का नाम परिवर्तन करना है, जैसे पंजाब है, पंजाब का नाम परिवर्तन करना है, तो ये शक्ति किसके पास है? तो संसद के पास। संसद किसी भी राज्य का नाम परिवर्तन कर सकती है। अगला क्वेश्चन, राज्यों में पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक है? राज्यों के अंदर पुनर्गठन से संबंधित विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पहले जो राष्ट्रपति है उसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन, नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? नए राज्य का गठन करना है या पुराने राज्य हैं उनकी सीमाओं में परिवर्तन करना है, तो ये अधिकार भी संसद को है। किनको है? संसद को है कि संसद नए राज्यों का गठन कर सकती है, या पुराने जो भी राज्य हैं उनकी सीमाओं में कोई परिवर्तन करना हो तो संसद कर सकती है। अगला क्वेश्चन, 500 से अधिक रजवाड़े जिनको अपन देसी रियासतें भी बोलते हैं, ठीक है, 500 से अधिक देसी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। लोहे पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उन्होंने 500 से अधिक
जो देशी रियासतें थी उनको भारत में शामिल करने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अगला क्वेश्चन, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 1956 के अंदर प्रारंभ हुआ था। भाषाई आधार पर भारत में पहला राज्य कौन सा बनाया गया? तो मैंने आपको पहले पढ़ाया था, आंध्र प्रदेश से वो भाषाई आधार पर भारत में पहला राज्य बना था। मूल संविधान में राज्यों को 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग गठन किया गया? पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखना है, जो राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया गया था उसमें कार्य क्या गया था? मूल संविधान के अंदर जो राज्य थे उनको ABCD 4 कैटेगरी में बांटा गया था। जो राज्य पुनर्गठन आयोग है उन्होंने उस कैटेगरी को समाप्त कर दिया था। तो ये जो राज्य पुनर्गठन आयोग है उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे फजल अली। कौन थे? फजल अली। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप तो ये 1000 क्वेश्चन पढ़ लेना, इंडियन पॉलिटी की आपकी बेजा बच्ची एकदम खत्म है। आप कोई सा भी एग्जाम दे देना, क्वेश्चन सही कर पाओगे। अगला क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1953 ईस्वी के अंदर राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। 1953 में ही भाषाई आधार पर प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश बनाया गया था। 1953 के अंदर फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? जो भारत का संविधान है वो किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? तो एकल नागरिकता। जो भारत का संविधान है उसमें एकल नागरिकता है, यानी राज्य और देश की अलग अलग नागरिकता नहीं है। जैसे आप पंजाब में रहते हो, जैसे आप हरियाणा या राजस्थान में रहते हो, तो आपको भारत और राजस्थान की अलग अलग मान्यता लेनी नहीं है, नागरिकता नहीं लेनी है। आप केवल भारत की नागरिकता ले लोगे तो आप राजस्थान के नागरिक ऑटोमेटिक हो जाओगे। तो एकल नागरिकता का कंसेप्ट है। अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान में आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने से संबंधित प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 के अंदर पाकिस्तान से या विदेश से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने से संबंधित प्रावधान है। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है? अगर कोई एक व्यक्ति है उसको भारत की नागरिकता मिल चुकी है तो वो नागरिकता से हाथ कैसे धो सकता है या नागरिकता के अधिकार को कैसे खो सकता है? उसका कारण क्या हो सकता है? एक व्यक्ति किसी दूसरे देश में 2 महीने के लिए चला जाए, अगर आप किसी दूसरे देश में 2 महीने के लिए चले जाओगे तो आपकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी, तो ये गलत है। एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है, दूसरे राज्य का मतलब है जैसे कनाडा की, अमेरिका की या किसी अन्य देश की नागरिकता ले ली आपने, तो भारत की नागरिकता आप खो सकते हो। बिल्कुल ये राइट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर 3 क्या है? एक व्यक्ति राज्य के लिए कर्तव्यों का प्रदर्शन नहीं करता है, बिल्कुल इससे नागरिकता नहीं ले सकते उसकी। एक व्यक्ति बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करता है, अगर आप कोई दूसरे देश की कंपनी में काम करते हो तो आपकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? अगर आपको भारत की नागरिकता प्राप्त करनी है तो आपको कौन सी शर्त अनिवार्य नहीं है? तो इसके लिए आपको यह पता होना चाहिए कि भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी शर्तें आवश्यक है। अधिवास ये जरूरी है, वंशाक्रम जरूरी है, पंजीकरण के द्वारा आप ले सकते हो, संपत्ति स्वामित्व बिल्कुल जरूरी नहीं है। जरूरी है कि आपको भारत की नागरिकता लेने के लिए यहाँ पर आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? जन्म से, बिल्कुल जन्म से प्राप्त की जा सकती है। अगर आपका जन्म भारत में हुआ है तो आप नागरिकता ले सकते हो। वंशानुक्रम से, मतलब आपके अगर दादाजी को या आपके पापा को भारत की नागरिकता है तो आपको मिल जाएगी। देशीयकरण, बिल्कुल आप विदेश से आकर यहाँ पर बसे हो तो भी आप नागरिकता ले सकते हो कुछ नियम शर्तों के साथ। तो ये उपयुक्त सभी जो तीनों चीजें हैं उनके माध्यम से भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? आप लगातार 7 वर्षों तक अगर बाहर रहते हो तो आपकी नागरिकता समाप्त हो जाती है। भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को वे कौन से अधिकार प्राप्त है जो गैर नागरिकों को नहीं है? यानी जो विदेशी है उनको ऐसे कौन से अधिकार प्राप्त नहीं है जो भारत के नागरिकों को प्राप्त है? तो कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता, बिल्कुल कुछ सार्वजनिक पद ऐसे हैं जिनमें भारतीय होना आपका जरूरी है। संसद में विधानमंडल के सदस्य होने का अधिकार आप तभी ले सकते हो जब आप भारत की नागरिकता आपके पास हो। अनुच्छेद 15, 16 और 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 15, 16 और 19 के अंदर जो भी मौलिक अधिकार प्रदत्त है वो केवल भारतीय नागरिकों के लिए है। ये आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। तो उपयुक्त सभी ये जो सारी चीजें वो भारतीय नागरिकों के लिए है, बाकी नागरिकों के लिए नहीं है, अन्य देश के नागरिकों के लिए नहीं है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? तो मूल अधिकारों से संबंधित है संविधान का भाग 3। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? तो संयुक्त राज्य जो अमेरिका है उसमें मूल अधिकारों को सर्वप्रथम मान्यता प्रदान की गई थी, ठीक है। अपन पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी और संविधान के 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसके अंदर अपन 22 टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, जिस टॉपिक के बाद
जिस टॉपिक के क्वेश्चन आने चाहिए वही अपनी इस श्रृंखला में आ रहे हैं। अपन आज तो अपन ने 100 क्वेश्चन कवर किए हैं। अब आप मुझे कमेंट में एक चीज़ तो ये बताओगे कि अपन 100 क्वेश्चन के माध्यम से 1000 क्वेश्चनों को कंप्लीट करें या मैराथन क्लास लगाएं जिसमें 200, 250, 300, 500 क्वेश्चन करके इसको कंप्लीट करें। वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता देना। एक मुझे आप ये चीज़ बताओ कि आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मैं उस एग्जाम के हिसाब से कंटेंट दूंगा, आगे क्लास से दूंगा। एक आप मुझे ये भी बताना कमेंट में कि आपको आगे किस टॉपिक पर क्लास चाहिए, किस सब्जेक्ट पर क्लास चाहिए, वो मैं आपको लाने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा अगर वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट की क्वालिटी आपको पसंद आ रही है तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है। गुरु दक्षिणा के रूप में आपको जो लाल वाला बटन है जिस पर सब्सक्राइब लिखा हुआ है उस पर क्लिक कर देना, जिससे उसका लाल कलर दूर हो जाएगा, खतरे का निशान दूर हो जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर दिया करो, हो सके तो एक आधा शेयर कहीं मार दिया करो, उससे वीडियो की रीच पहुंचेगी तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। इसके अलावा जो बेल वाला आइकन है उसको जरूर प्रेस करना, जिससे नए वीडियो की आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी और मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा। 1000 क्वेश्चन ये आपको इंपॉर्टेंट है, देखने हैं, उसके लिए सब्सक्राइब करोगे तो बेल वाला आइकन दबाओगे तो आपके पास ऑटोमेटिक वीडियो सामने आ जाएगा, आप वैसे ही देख लोगे। मिलते हैं फिर किसी नए सेशन के साथ, तब तक अपनी पढ़ाई जारी रखो, स्वास्थ्य का ध्यान रखो, टेक केयर, जय हिंद।